प्रणाम। मैं अश्विनी भोगवान, कृष्णांश कथावाचक, काल सर्कल दिल्ली से बोल रहा हूं। और हम लोग निश्चलिज्म की बात कर रहे हैं, निश्चलता का पसारा और प्लेनेट उसके अंदर में। अब हम प्लेनेट मैनेजमेंट की बात शुरू कर रहे हैं आज से। शायद पहले भी कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस डाले होंगे तो आप देख सकते हैं। लेकिन प्लेनेट मैनेजमेंट जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक युद्ध और लड़ाइयाँ और वार और ये होते ही रहेंगे। यानी वो वायरस जो युद्ध क्रिएट करता है, जिसने महाभारत तक क्रिएट करा दी, उसके लिए उसको महाभारत क्रिएट करा दी और हम दोबारा से उसी फेज में जा रहे हैं। उससे बचने के लिए हमें प्लेनेट मैनेजमेंट समझना ही पड़ेगा। और उस प्लेनेट मैनेजमेंट में सबसे पहला रूल ही ये है, नियम यही बनेगा कि हम लोग योग और योगा के अंतर को समझें। योग और योगा के अंतर को समझें। और ये कृष्णेंद्र प्रचारिका है, ये ग्रीन उसमें लिखा हुआ है बैंड में, कृष्णेंद्र प्रचारिका। कृष्णेंद्र यानी कृष्ण ने इंद्र गद्दी को अब संभाल लिया है। तो उन्होंने यूनिवर्स मैनेजमेंट किसका काम है, गैलेक्सी मैनेजमेंट किसका काम है। वैसे इंद्र गद्दी का काम होता है गैलेक्सी को मैनेज करना। तो कृष्ण अब उसके ऊपर बैठ गए हैं और अगले 99,900 महायुगों तक बैठ गए। वो 9,999 महायुगों तक, पर 99 महायुग हो चुके हैं। तो 99,900 महायुग। एक महायुग जो होता है 43 लाख कुछ हजार साल का होता है। तो आप ये समझ लें कि कृष्ण इंद्र बनकर बैठ गए हैं, गैलेक्सी मैनेज कर रहे हैं। और अब प्लेनेट मैनेजमेंट का काम जो है वो शुरू हो गया है। और आप डेट डिक्लेयर हो गई है कि प्लेनेट मैनेजमेंट के लिए राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य का मतलब क्या है और ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, गणतंत्र का अर्थ क्या है, किसने शुरू किया था ये गणतंत्र। तो ये सब चीजें समझनी है, तभी हम प्लेनेट मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो हम ये बात एक बात जानते हैं कि एक प्रथा शुरू की गई थी आज से तकरीबन 6000 साल पहले, जब सांदीपनी गुरु ने अपने आश्रम की स्थापना की थी तकरीबन 6000 साल पहले। तभी गणतंत्र व्यवस्था की स्थापना की थी महाराजा अग्रसेन ने। उन्होंने एक सिक्का एक ईंट की प्रथा चलाई थी। अगर आपको ध्यान हो तो एक सिक्का एक ईंट की प्रथा महाराजा अग्रसेन ने चलाई थी। वो गणतंत्र व्यवस्था की शुरुआत थी। गणतंत्र व्यवस्था के बिना ये दुनिया चल ही नहीं सकती। तो प्राकृतिक है डेमोक्रेसी, प्राकृतिक गणतंत्र व्यवस्था। और इसकी शुरुआत द्वापर के एंड में महाभारत से पहले शुरू हो गई थी शिक्षा की व्यवस्था। और गणतंत्र में कैसी शिक्षा होनी चाहिए उसकी स्थापना सांदीपनी गुरु ने की थी। तो ये दो महान प्राणी व्यक्ति जो कि बताते हैं, मतलब जिनके बारे में ये कहा गया है कि इन्होंने गणतंत्र व्यवस्था शुरू की और उसको सिखाने के लिए शिक्षा व्यवस्था सांदीपनी गुरु ने सांदीपनी आश्रम बना करके शुरू की थी। उससे पहले क्या चल रहा था उसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, ना हम इंटरेस्टेड है जानने में। गुरुकुल प्रथा चली रही होगी तो कलयुग में कैसा गुरुकुल चाहिए उसकी स्थापना की गई थी इनके द्वारा, सांदीपनी गुरु के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो गणतंत्र का मतलब है डेमोक्रेसी, यानी व्यक्ति अपने जैसे, आप इसको ना बड़े अगर साधारण तरीके से समझना है तो बहुत आसान है इसको समझना। विवाह को देखें, विवाह के समय में क्या करते हैं, लड़का अपनी मर्जी की पत्नी चुनता है और लड़की अपने मर्जी का लड़का चुनती है जिसको पति मानने की कोशिश वो करती है। तो ये गणतंत्र व्यवस्था में ही संभव है। ये समझ लीजिए आप
कि गणतंत्र व्यवस्था का मतलब है कि पत्नी चुनती है, चुनेगी तो स्वीकार करेगी। बिना चुने अगर स्वीकार कर लोगे तो फिर आपको कष्ट ही कष्ट है। चुनोगे और स्वीकार करोगे तो युगल बनोगे। युगलता तत्व रिस्पॉन्सिबल है गणतंत्र व्यवस्था के लिए। और ये जो शुरू किया था राम और सीता के युगल ने। त्रेता युग के युगल भगवान कहलाते हैं वो। तो राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब है जहां पर गणतंत्र व्यवस्था, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले उससे जोड़ लूं कि गणतंत्र व्यवस्था तो महाराजा अग्रसेन ने एक सिक्का एक ईंट से शुरू की। और इसका वो क्या हुआ कि जो भी कारीगर थे, जो भी काम करने वाले थे, या हर कोई जो है कारीगर तो है ही है, जिसके पास 2 हाथ 2 पैर हैं, आंख नाक 10 आंग है, तो वो कारीगर तो है ही। दशांग का मतलब नहीं कि आंखें अगर मतलब अगर बाय प्रकृति से जब बाय बर्थ नहीं है आपकी आंखें तो इसका मतलब दशांग नहीं है। अंदर तो है ही आंखें, अंदर से खुली हुई हैं। तो दशांग, जिसके पास भी दशांग ठीक है, जिसको समझ में आ गया है कि दशांग चक्र से 10 अंग ठीक रहते हैं, तो समझो कि वो गणतंत्र व्यवस्था समझ सकता है। और इंसान से प्राणी बन जाता है। जब इंसान से प्राणी बनेगा तभी गणतंत्र व्यवस्था समझ में आएगी। अब गणतंत्र व्यवस्था तो शुरू हो गई, एक सिक्का एक ईंट, जिसको जरूरत है उसको सबने मिलकर के एक एक सिक्का दिया। गणतंत्र के एक, ये नहीं कि एक ही आदमी ने सारे सिक्के दे दिए ना, हर घर से एक सिक्का लिया जाता था। और वो सिक्का और एक ईंट ली जाती थी और वो उस प्राणी को दे दी जाती थी जो अपना काम शुरू करना चाहता है आपके राज्य में आकर। तो उसके ना कुछ फ्लॉस थे, उसमें कुछ एरर थी। स्कीम तो बहुत बढ़िया थी, इक्वालिटी, इससे बढ़िया इक्वालिटी हो नहीं सकती कि देने वाले एक एक सिक्का दे रहे हैं जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, और लेने वाले को, जो काम करने वाला है, उसको पूंजी मिल गई और घर मिल गया रहने को, तो उसको और क्या चाहिए। परफेक्ट एकदम। बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ये जहां तक ईंट की बात है, तो ईंट तो घर बनाने के लिए 2 कमरों का मकान अगर ठीक रहने के लिए एक परिवार को चाहिए तो वो तो चाहिए। तो ईंटें तो ठीक थी, एक ईंट तो ठीक थी, लेकिन एक सिक्के ने गड़बड़ कर दी। कैसे? अब देखो, मैंने काम शुरू किया, मान लो मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं स्टार्टअप करता हूं, तो मुझे 10,000 सिक्कों की जरूरत है। ठीक है, अगर मेरे पास 10,000 सिक्के होते हैं तो मैं अपना काम शुरू कर सकता हूं। लेकिन मुझे मिल गए 1 लाख सिक्के। अब मैं क्या करूं? 10,000 से तो मैंने काम शुरू कर दिया, पर आधा टाइम मेरा वो 90,000 को संभालने में लग गया। तो 10,000 से काम शुरू करूंगा तो उससे और पैसे आएंगे और मैं बिजी रहूंगा, और मेरी जो स्किल्स है उसका लाभ पब्लिक को मिलेगा। लेकिन मिल गए मुझे 1 लाख, अब 90,000 संभालो, समस्या तो शुरू हो गई ना, कि अपने आप को संभाल नहीं सकता। कारोबार तो फिर भी संभाल लूंगा, पर अपने आप को संभाल नहीं सकता। परिवार बना लिया, परिवार को क्या संभाल लूंगा, परिवार मान लो संभालना आ भी गया किसी तरह से, तो ये 90,000 जो आ गए, इनका क्या करूं? तो कारोबार में क्वालिटी गिरती चली गई। क्यों? क्योंकि 90% दिमाग तो 90,000 सिक्कों को संभालने में लग गया, और 10% काम, ध्यान जो है वो काम में। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि सिक्के, अगर आप खुद सोच के देखो, आपके सामने 10,000 रुपए पड़े और 1 लाख रुपया पड़ा, तो आप किसको उठाओगे पहले?
तो धीरे धीरे काम की तो ऐसी की तैसी हो गई, टेक्नोलॉजी तो जीरो हो गई और पैसे बहुत हो गए। आज की व्यवस्था देख सकते हो आप, पैसे बहुत है पर काम काम क्या करे पता नहीं, उन पैसों को करे क्या। तो हथियार बनाने शुरू कर दिए कि मैं अपने 90,000 बचाने के लिए मैंने काम में हथियार बनाने शुरू कर दिए। बताओ कि वो लूट का हिसाब किताब देखो ना, कि मेरे को 5,000 की जरूरत थी, मैंने बैंक लूटा, मेरे को 1 लाख मिल गए। अब मेरे को ये इंश्योर करना है कि मेरे को कोई ना लूट के ले जाए। मैंने तो लूटा और उसको तो पब्लिक में नहीं कह दिया कि बैंक लूटा था तो बैंक में किसका पैसा है पता नहीं है, मैं ले आया, पर अब मेरे को कोई ना लूट के ले जाए। ये डेमोक्रेसी चाहिए क्या कि जो हर समय मन में डर ही बैठा रहे कि मेरे को कोई लूट के ना ले जाए, मेरे को कोई लूट के ना ले जाए, मेरे को कोई चीटिंग ना कर ले, मेरे साथ कोई ठगी ना कर ले। तो इस डेमोक्रेसी का फायदा क्या है? इसलिए कुछ लोग कहते हैं हिटलर क्या कहते हैं उसको, डिक्टेटरशिप बेटर है, कुछ कहते हैं ये बेटर है, कुछ कहते हैं वो बेटर है। पर फिर एक व्यवस्था का डिजाइन किया गया, वासुदेव का नाम आता नहीं है कहीं पे ज्यादातर, पर वासुदेव एक ऐसे प्राणी थे, हैं तो नहीं, थे ही कहूंगा मैं, क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु तो हुई नहीं थी, उन्होंने तो मोक्ष प्राप्त किया था। वासुदेव जो थे उन्होंने एक व्यवस्था सेट की जिसको संपूर्ण गणतंत्र कहा गया। पूर्ण गणतंत्र महाराज अग्रसेन ने शुरू किया था और वासुदेव ने संपूर्ण गणतंत्र की व्यवस्था को शुरू किया था। उसमें उसने किया क्या? उसमें ये किया कि तुम्हें जितने पैसे की जरूरत है उतने पैसे मिल जाएंगे। देखो आप ये आज भी देख सकते हो उसका असर। किसी भी बैंक में आप प्रोजेक्ट बना करके देते हो तो प्रोजेक्ट में आप वही लिखते हो कि मेरा ये जरूरत है। व्यवस्था वासुदेव वाली चल रही है पर समझ नहीं आई, चल रही है व्यवस्था, और व्यवस्था सेट की थी वासुदेव ने। वासुदेव कौन थे? कृष्ण के पिता। और वासुदेव कुटुंबकम का उन्होंने वो शुरू किया था अध्याय, चैप्टर, कि पृथ्वी पर वासुदेव कुटुंबकम बनना चाहिए। अंतरकाल में वो समझ क्योंकि नहीं आया या कुछ भी कारण रहा हो तो वासुदेव से वासुधैव कुटुंबकम बन गया। ठीक है, पर वासुदेव कुटुंबकम संभव नहीं है। हां, अगर सारे अपने अपने कुटुंब को वासुदेव कुटुंबकम बना ले तो वासुदेव कुटुंबकम अपने आप बन जाएगा। वासुदेव कुटुंबकम तो ऑटोमेटिक है भाई, जो चीज ऑटोमेटिक है उसको अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? प्रकृति द्वारा ऑटोमेटिक सिस्टम, नेचर ने जो ऑटोमेटिक सिस्टम दिया हुआ है उसको तुम बना सकते हो क्या? क्लोन बनाते रह जाओगे, क्लोन बनाते रह जाओगे, क्लोन बनाते रह जाओगे तो रक्त बीज ही बनेगा। और अब महाकाली कहती है मैं नहीं आऊंगी, अब इप देवी आई है, महाकाली इप देवी बनकर आ गई, कृष्णांश के साथ युगल बनी। वो कहते हैं मैं नहीं, अब नहीं मैं वो रक्त बीज को मारूंगी, अब तुम रक्त बीज बना रहे हो तो तुम ही बनाओ, मारो, मैं नहीं मारूंगी। अब इप देवी, इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ लोगों ने करी इच्छा पूर्ति देवी। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो युगल में है। वो इप देवी बनी तभी थी, काली का उनके वो मर्जी तभी हुआ था, सारा मर्जर प्रोसीजर हुआ था जब वो उनको इप देवी बनना था। कलयुग की महाकाली यानी काली के सारे रूप महाकाली में मर्ज हो, एक काली में मर्ज हो गए तो वो महाकाली बनी। और शिव ने कह दिया कि अब मैं शक्ति नहीं दूंगा, क्योंकि अब रक्त बीज नहीं बनेगा।
रक्त बीज बना कैसे था? शंकर के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग्स। भस्मासुर, ब्लेसिंग्स। तो महाकाली ने कह दिया कि मैं महाकाली नहीं बनूंगी, अब मैं किसी रक्त बीज को नहीं मारूंगी। और शिव ने कह दिया मैं तुम्हें शक्ति नहीं दूंगा कि तुम महाकाली बनो। तो युगल बने, और युगल भगवान कहलाते हैं कलयुग के। वो महाविष्णु कृष्णांश के रूप में, और इप देवी महाकाली इप देवी के रूप में, युगल। और इसकी स्थापना हुई गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जमीन जो है वो मतलब कमाल है, स्थान का महत्व। उत्तर प्रदेश की जमीन कमाल है। अवतारों में वराह अवतार वहीं हुआ, वराह अवतार उत्तर प्रदेश में हुआ था। नरसिंह अवतार मुझे नहीं पता कहां हुआ था, और परशुराम अवतार इंदौर में हुआ था। राम जन्म उत्तर प्रदेश में, कृष्ण जन्म उत्तर प्रदेश में, और संपूर्ण गणतंत्र की बीज वासुदेव ने डाला था। वासुदेव कुटुंबकम बनाने के उससे एंगल से, मतलब ये सोच करके कि वासुदेव कुटुंबकम अगर बन जाएगा तो रोग नाम की चीज उस कुटुंब में आ नहीं सकती। रोग मतलब शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आत्मिक रोग, आध्यात्मिक रोग, ऊर्जा जनरेशन एंड ट्रांसफर। रोग नहीं आ सकता किसी भी उसमें, पक्की बात है। तो वासुदेव कुटुंबकम बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वासुदेव कुटुंबकम तो अपने आप बन ही जाएगा, वो तो प्रकृति क्या है। तो अब राम राज्य की स्थापना हो रही है। राम राज्य का मतलब है संपूर्ण गणतंत्र, संपूर्ण गणतंत्र। अब संपूर्ण गणतंत्र समझना है हमें कि संपूर्ण गणतंत्र का मतलब क्या है। निश्चलिज्म चल रहा है, निश्चलता का पसारा हो रहा है। तो संपूर्ण गणतंत्र का मतलब बड़ा सिंपल है, क्या? जिसमें निश्चल न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। शनि को न्यायाधीश कहा गया है, निश्चल न्यायाधीश। जो शनि का अब वो हो रहा है, अब वो निश्चल शनि के नाम से कहलाएंगे और निश्चल न्याय की स्थापना कर रहे हैं। तो 11 अगस्त निश्चल न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन राम राज्य स्थापना की छठी होगी। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं 10, हाँ 10 को वो होगा, क्या कहते हैं, मतलब छठी हो जाएगी और छठी की शाम को डिक्लेयर हो जाएगा। तो 7 तारीख जो 11 तारीख जो है वो कहलाएगी, 11 अगस्त कहलाएगी निश्चल न्याय दिवस। तो 11 अगस्त को हम लोग निश्चल न्याय दिवस के रूप में मनाएंगे और निश्चल संपूर्ण गणतंत्र की स्थापना कल हो जाएगी। आज 4 तारीख है ना, हाँ कल हो जाएगी और ये घोषणा आज हो रही है। तो इसमें ये कृष्णेंद्र प्रचारिका है। इसमें पहला जो मैं थोड़ा सा वो करूंगा कि संपूर्ण गणतंत्र में सबसे पहले हमें ये 3 लाइनें समझनी है और इनका उपयोग करना है। इनसे जो वाइब्रेशन जनरेट होती है बोल करके करना है, अपने कानों में जानी चाहिए। तो आपको समझो कि आप इंसान से प्राणी बनने की तरफ चल दिए। निश्चल शनि जो है, निश्चल
न्याय को स्थापित करेंगे। स्थापित की वो आज यज्ञ शुरू हो चुका है और 9 को यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, 10 को टेस्ट हो जाएगा और 11 को अनाउंस हो जाएगा। तो ये मैं बताता हूं आपको क्या कहता है। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग व योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्मा सत्यम सत्यम शवम शिवम। तो ये मूल वाक्य कहते हैं, इसको कौंजल नियला मूल वाक्य कहलाता है। ये कौंजल नियला का मतलब है, ये आप देखेंगे तो ये कौंजल नियला मूल वाक्य कहलाता है। कौंजल नियला का मतलब है वेल विशर टू दी ग्लोबल सोसाइटी। और इसका जो ये डिक्लेयर हुआ था 14 अक्टूबर 2016 को, ये यहां पर लिखा है 14 अक्टूबर 2016 को कौंजल्य मूल वाक्य आया था पृथ्वी पर इस्तेमाल करने के लिए। चंडीगढ़ एक स्थान था इसका और पब्लिक गैदरिंग थी। ज्योतिष प्रांगण सम्मेलन में सारे ज्योतिषी आए हुए थे, पूरे भारत देश से ज्योतिष इकट्ठे हुए थे यहाँ पर। उस दिन इसकी वो हुई थी 14 अक्टूबर 2016। अरे वाह। तो अब 14 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाएंगे? कौंजल नियला दिवस। चौदह अक्टूबर कौंजल नियला दिवस कहलाएगा। 11 अगस्त क्या कहलाएगा? निश्चल न्याय दिवस। और 5 तारीख क्या कहलाएगी? 5 अगस्त क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? राम राज्य स्थापना दिवस। और 9 अगस्त कहलाएगी संपूर्ण गणतंत्रता दिवस। संपूर्ण गणतंत्रता दिवस नहीं, 9 नहीं, 10 अगस्त कहलाएगी। सॉरी, 9 में तो पूर्ण होगा यज्ञ, तो 10 को उसकी वो टेस्टिंग होगी। तो 10 तारीख जो है वो कहलाएगी संपूर्ण गणतंत्रता दिवस। संपूर्ण गणतंत्रता दिवस 10 अगस्त और 11 अगस्त निश्चल न्याय दिवस। तो अगस्त कितना पावरफुल दिन है, वो महीना है। अगस्त का महीना जो है ना 8वां महीना होता है और ये शनि का महीना होता है। 8 नंबर शनि का होता है। तो और न्यायाधीश है शनि के, तो ये सारे काम उन्हीं की देखरेख में हो रहे हैं, ये समझ लो आप। वही करवा रहे हैं ये सारे काम। तो हमने क्या किया? 14 अक्टूबर कौंजल नियला दिवस यानी वेल विशर टू दी सोसाइटी। और 5 अगस्त 14 अक्टूबर 5 अगस्त बना राम राज्य स्थापना दिवस। 10 अगस्त बना संपूर्ण गणतंत्रता दिवस और 11 अगस्त बना निश्चल न्याय दिवस। तो ये इसका हो गया। और इसको ना थोड़ा सा हम समझने की कोशिश अगर करें, यहां पर एक पेज है, इसमें लिखा है महाभारत 18 दिन क्यों। ये देखिए ना, टाइटल है महाभारत 18 दिन क्यों। तो इसमें बताया गया है कि विष्णु ने कृष्ण रूप में, जो कि पूर्ण अवतार था, लेकर 18 रात्रियों में सभी प्रकार के सूचकों को संतुलित किया। सूचक यानी अणु, यहां पर अणु को सूचक कहा गया है। तो 18 तरह के अणुओं को संतुलित किया गया था 18 दिन में पूर्ण अवतार कृष्ण के द्वारा, विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण के द्वारा। और कौंजल नियला जी ने बताया 18 सूचकों के बारे में, यानी 18 अणुओं के बारे में। दुनिया में एक नए चंद्र उदय का एहसास होने लगा। ये चंद्र उदय के समय में बताया था, जब चंद्र उदय हो रहा था। इसलिए वो ब्लू ब्रिजो एनर्जी जो है वो सूर्य प्रदान करता है चंद्रमा को,
और उससे चंद्रमा ग्लो करता है। शीतल एनर्जी मतलब शीतल अग्नि, चंद्रमा शीतल अग्नि का प्रतीक है और सूर्य गर्म अग्नि का प्रतीक है। तो कौंडिन्य ने बताया 5 अणु ऐसे हैं जो शरीर व्याधियों से जुड़े हैं। 5 अणु ऐसे हैं जो शारीरिक व्याधियां देते हैं, उनके अंदर अनबैलेंस होता है तो वो शारीरिक कष्ट देते हैं, और इनको 5 तत्वों से समझा जा सकता है, वही आकाश पृथ्वी जलवायु अग्नि। फिर कहता है 5 सूचक ऐसे हैं, 5 अणु ऐसे हैं जो मानसिक व्याधियों से जुड़े हैं, मानसिक शरीर, और इनको 5 सत्वों के या पंचारक के हिसाब से समझा जा सकता है और समझा जा सकता है। तो 5 हो गए। फिर 3 सूचक ऐसे हैं जो सोच प्रक्रिया से जुड़े हैं, सोच प्रक्रिया से, इनको परिवार से समझा जा सकता है, यानी परिवार बनाने वाले अणु, उससे समझा जा सकता है। और फिर 5 सूचक ऐसे हैं जो आपके स्वभाव से जुड़े हैं। 5 सूचक ऐसे हैं जो आपके स्वभाव से जुड़े हैं, नेचर ऑफ द पर्सन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाह इसके बिना करना बेकार है। अगर इनको समझे बिना विवाह करोगे तो बेकार है, नहीं हो चलेगा वो विवाह, बहुत कष्ट रहेंगे उसमें। अच्छा विवाह और खराब विवाह का मतलब यह है कि जिस विवाह में कष्ट ना हो वो अच्छा विवाह, आनंदित विवाह, और जिसमें कष्ट हो वो कष्टपूर्ण विवाह, खराब विवाह कह सकते हैं उसको। और ये किससे समझाया? 5 वेदों से ये समझा जा सकता है। वेद 5 हैं। चलिए, तो ये जो है इसको ताऊ तत्व ज्योतिष एक प्रक्रिया है जो शुरू हुई है, फाउकोलॉजी ने दी थी। ये शुरू हुई थी तकरीबन, मेरे से अनाउंस भी इसी दिन हुई थी। हाँ, ताऊ तत्व ज्योतिष डिक्लेयर भी इसी दिन हुई थी, 14 अक्टूबर को, कौंडिन्य दिवस के दिन। और इसमें जो समझने वाली बात है एक और, वो ये है कि अकूतनाथ एक नाथ है, जो आपको पता होगा कि नाथ संप्रदाय, उनके जो गुरु हैं वो हैं दत्तात्रेय। हर नाथ संप्रदाय, नाथ और सिद्ध संप्रदाय जितने भी हैं, नाथ और सिद्ध जितने भी हैं, उन सबके गुरु दत्तात्रेय कहलाते हैं। और दत्तात्रेय के गुरु जो हैं वो हैं अकूतनाथ। दत्तात्रेय के गुरु जो हैं वो अकूतनाथ हैं। और अकूतनाथ का बीज मंत्र दिया था अहम शवम शिवम, यानी मैं शव बनने की तरफ जाता हूं, मैं अपनी शक्ति किसी को भी देकर के शव बन सकता हूं, या मैं शव बनने की तरफ जा रहा हूं और फिर आऊंगा अपने कर्मफल पूरे निपटाने के लिए। और कोशिश ये है कि मैं शिवम बन जाऊं, यानी सारे के सारे जो मेरे कर्मफल है वो चुका करके और शिव की तरह से रहना सीख लो, शिवम। फिर अकूतनाथ ने जाप मंत्र दिया, पहला बीज मंत्र फिर जाप मंत्र, वो है अहम शिवम अहम शवम। कमाल है। अहम शिवम अहम शवम मतलब मैं शिव हूं, यानी मैं जीवित हूं अभी। यहां शिवम मीन्स मैं जीवित हूं, और शव भी मैं ही बनूंगा। अहम शवम शिवम जो है, अहम शिवम शवम अकूतनाथ जाप मंत्र कहलाता है। और अकूतनाथ हवन यज्ञ आहुति मंत्र जो है वो इन्होंने दिया ताऊ अकूतनाथाय नमः। ताऊ अकूतनाथाय नमः ये इन्होंने दिया है। और इनकी वो भी दी है, जो बीज मंत्र है वो 29 बार करना होता है, और जो जाप मंत्र है वो कन्या को 11 बार और पुरुष को 9 बार। और जो हवन का है, अगर हवन कन्या कर रही है तो 11 बार बोलना है उसको अकूतनाथाय नमः, और पुरुष कर रहा है तो उसको 10 बार बोलना है। और ये अकूतनाथ पंचारिका से लिया गया है, ये सारा का सारा जो ये 3 चीजें बताई, जो मंत्र बताए हैं। उसके बाद एक वो आरती है जो आज मैं गाऊंगा,
उसके बाद ही समाप्त हो जाएगा, ये सेशन समाप्त करेंगे हम लोग। जय 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 निश्चल माता, जय 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 निश्चल माता, कुछ ना कर गुरु की तू है ब्याहता, जो कोई भी तुझको ध्याता, जीवन के सारे सुख पाता। काली बन कर जब तू आई, रक्त बीज से दुनिया बचाई, कृष्ण की सुनकर तूने दुहाई, महाभारत में नहीं बूंद खून गिराई। मतलब महाभारत के समय में, महाभारत युद्ध में खून की एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरी थी। याद रखना इस बात को, समझ लेना इस बात को। परीक्षित गढ़ी में डाला डेरा, निश्चलपुरी का बना वो घेरा। परीक्षित गढ़ी है कि यहाँ पर, वो भी उत्तर प्रदेश में है। तो वो अब निश्चलपुरी बन गई थी जब से कृष्ण ने इंद्र गद्दी संभाल लिया। तो ये भी कोई 2015 की बात है शायद, पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा ये हिस्ट्री में, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। परीक्षित गढ़ी में डाला डेरा, निश्चलपुरी का बना वो घेरा, कृष्ण रुक्मणी ने पाली आराधा। आराधा जो है कृष्ण रुक्मणी की गाय का नाम था, आराधा, क्योंकि गाय की पूजा करते थे। तो कृष्ण रुक्मणी ने जो गाय पाल रखी थी उसका नाम ही आराधा रखा था। जय 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 निश्चल माता। निश्चल माता कौन है? काली के अंदर जब सारे मर्ज हो गई उनकी महाविद्याएं, तो महाकाली इप देवी के रूप में आई, तो इप देवी निश्चल माता कहलाती हैं। जो कोई जन इसको गाता, परिक्रमा तेरे घर की लगाता, जग भाती मुराद वो पाता। जय 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 निश्चल माता, जग भाती मुराद वो पाता। मतलब ये समझ लो, मन भाती नहीं, जग भाती मुराद वो पाता। यानी वो मुराद उसकी पूरी होगी जो सारे जग को फायदा दे। तो ये सब मैंने आज थोड़ा सा प्लेनेट मैनेजमेंट की शुरू की है कृष्ण कथा, तो कृष्णांश कथा। तो आप इसको समझें, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अश्विनी कुच्छल @youtube.com, एम्बेडेड अग्रवाल @youtube.com पर जाकर के आप इस सारे के सारे ज्ञान को समझ सकते हैं। वीडियो सारी वहां पर अवेलेबल है।